माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का वीडियो में मैं तुम लोगों को ऐसा टॉपिक करवाने वाली हूँ जिससे कि तुम लोगों के 10 नंबर बिल्कुल पक्के हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स में। तो क्या करवाने वाली हूँ आज मैं तुम लोगों को कवर करवाऊंगी आज क्लोर एल्कली प्रोसेस के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं सब कुछ हम लोगों ने आज ही कवर कर लेना है, क्योंकि यहाँ से तुम लोगों के 10 मार्क्स जो है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे आप लोगों के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और आप लोग जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स छोड़ दीजिए सो दैट हम लोग इसी तरह से और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉमन सॉल्ट से। कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला हमारे पास रहता है NaCl, और इसका केमिकल नेम सभी को पता है, क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। अब बात रही इसकी लैब प्रिपरेशन की कि अगर हमें कॉमन सॉल्ट लैब में प्रिपेयर करना हो तो हम कैसे करेंगे। लैब में प्रिपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, हम लोग HCl लेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड का एक्वस फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको हम लोगों ने रिएक्ट करवा देना है विद NaOH। और हम सभी को पता है कभी भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे तो हमें क्या प्रोवाइड करता है? सॉल्ट अलोंग विद वाटर। वही चीज यहाँ से होगी, जो हमारा एसिड है यहाँ से H और बेस से OH, ये मिलके तो बना देंगे वाटर, दैट इज H2O, और बचा क्या? इधर से Na और इधर से Cl, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। यहाँ से बन गया हमारा कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। याद रखिएगा कि जो कॉमन सॉल्ट है दैट इज द कॉमन नेम, जबकि जो सोडियम क्लोराइड है दैट इज द केमिकल नेम। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, हमें सॉल्ट के कॉमन एज वेल एज केमिकल नेम्स का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो इसी तरह से बन जाते हैं कि इस पर्टिकुलर सॉल्ट के बारे में आप बताइए, या फिर इसका हमें कॉमन नेम बताइए, इसका केमिकल नेम बताइए, तो वहाँ बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। कंफ्यूजन का केस नहीं रखना है, हमने सभी सॉल्ट के कॉमन एज वेल एज केमिकल नेम प्लस फॉर्मूले कवर कर लेने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर हम लोग बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की और ये हमें कैसे मिलेगा, इसकी अगर हम लोग नेचुरल अकरेंस की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीजें हो सकती हैं जो हमारे पास है। एक तो हो सकता है सी सॉल्ट, दूसरा हो सकता है हमारे पास रॉक सॉल्ट। जो सी सॉल्ट है वो बड़ी ही कॉमन सी चीज है, हमें पता है, जो समुद्री पानी है, ठीक है, जो सी वाटर है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स जो होते हैं वो डिजॉल्व फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और सोडियम क्लोराइड भी उन्हीं में से एक है। इवेपोरेशन की प्रोसेस की हेल्प से इस तरह से जो सोडियम क्लोराइड है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगर रॉक सॉल्ट की, तो रॉक सॉल्ट के बारे में देखिए, जो डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कि जो डिपॉजिट होते हैं ना सॉलिड सॉल्ट के, वो बहुत सारे हमें इलाकों में मिलते हैं, और जैसे कोयले की खुदाई होती है, जैसे कोयला माइन किया जाता है, वैसे ही रॉक सॉल्ट को भी माइन किया जाता है। प्रोसेस यहाँ पर ये है कि जो बहुत ही वर्षों पुराने जो यहाँ पे समुद्र थे, जब वो सूख गए हैं, ठीक है, सूख जाने के बाद जो उनके सॉल्ट के डिपॉजिट्स थे वो बेड रॉक्स की तरह प्रेजेंट रहते हैं, और अभी बहुत समय के बाद जब है जैसे कोयले की खुदाई करते हैं वैसे ही उनकी खुदाई करके भी उन्हें निकाला जाता है। और देखो ऐसे पिंक शेड में या ब्राउन कलर की शेड में हम लोगों को रॉक सॉल्ट मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं रॉक सॉल्ट के, वो आमतौर पर ब्राउन या पिंकिश ब्राउन टोन पर क्यों होते हैं, उसका आपने आंसर याद रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। और इसके अलावा ये याद रखना है कि जो रॉक सॉल्ट है इट इज जस्ट माइंड लाइक कोल। ये बड़ी सिंपल सी बात है।
नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है कॉस्टिक सोडा। अब ये कॉस्टिक सोडा किसका नाम है? याद रखिए, कॉस्टिक सोडा इज द कॉमन नेम फॉर NaOH। ये NaOH का कॉमन नेम है। NaOH हमारे पास क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज द केमिकल नेम। कॉस्टिक सोडा क्या है? कॉस्टिक सोडा इज द कॉमन नेम NaOH, दैट्स द केमिकल फॉर्मूला, और इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करेंगे हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कॉस्टिक सोडा है, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस की हेल्प से सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैन्युफैक्चर किया जाता है, और ये टॉपिक जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं हम लोग सबसे पहले क्लोर एल्कली प्रोसेस को। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है? क्लोर एल्कली प्रोसेस में देखिए क्या है हमारे पास, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride known as brine। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत अच्छा शब्द हमारे पास आया, ब्राइन। और ये ब्राइन क्या है? व्हाट इज ब्राइन? यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। नमक लिया, उसमें पानी डिसॉल्व कर दिया, वो हमारे पास बना ब्राइन। बड़ी सिंपल भाषा में। इसके अलावा जो ब्राइन का एक मतलब है, जो इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, बड़ा वाइड है, अच्छा है, उसे हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री में समझेंगे। बने रहना है आपको अपने मैम के साथ। तो ब्राइन इस वक्त पर आपके लिए क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl प्लस वाटर। अब ये बोल रहे हैं when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, it decomposes to form sodium hydroxide। ये क्या करेगा? जब इस ब्राइन के थ्रू पास करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी, ये डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होने पर क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बनेगा? एक बनेगी क्लोरीन गैस और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। अब ये क्लोरीन गैस कैसे बनी? ये हाइड्रोजन गैस कैसे बनी? कैसे ये ब्राइन इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर NaOH में कन्वर्ट हो गया, इसे समझना जरूरी है। अब इसके लिए हम लोग हेल्प लेंगे इस डायग्राम का। ये पूरा प्रोसेस है फॉर द क्लोर एल्कली प्रोसेस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं। अब हम देखो, बिल्कुल ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे दो रॉड्स है, एक को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, एक को नेगेटिव के साथ। जिसे हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया उसे बोलते हैं एनोड, और जिस रॉड को हम लोगों ने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया उसे बोलते हैं कैथोड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनोड क्या है और कैथोड क्या है। याद रखो, जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इलेक्ट्रोड जुड़ा है उसे बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है उसे बोलते हैं कैथोड। ये बहुत जरूरी है, बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं। अब यहाँ पे एक इनलेट यहाँ पे दे रखा है जिसके थ्रू एंटर हो रहा है ब्राइन। इनलेट के थ्रू क्या जा रहा है? ब्राइन। अब यहाँ पे देखो तीन आउटलेट्स हैं, 1 2 और 3 आउटलेट है, इसीलिए हमें प्रोडक्ट भी कितने मिल रहे हैं? 3। एक से मिल रहा है क्लोरीन, एक से हाइड्रोजन और एक से NaOH। जो क्लोरीन है, क्लोरीन देखो कहाँ पे बन रहा है? Cl2 आपको मिलेगा एनोड पर। Cl2 कहाँ मिलेगा? एनोड पर। और H2 कहाँ मिलेगा? कैथोड पर। ये पूछते हैं एग्जाम में कि क्लोर एल्कली प्रोसेस के दौरान जो क्लोरीन है, Cl2 गैस है, वो कहाँ पे ऑब्टेन हुई? वो ऑब्टेन हुई है एनोड पर, और हाइड्रोजन गैस कहाँ पे हुई है? कैथोड पर। तो होता क्या है, अब इस चीज को एक बार समझ ले हम लोग कि असल प्रोसेस क्या है पूरा का पूरा।
तो पूरा प्रोसेस क्या है, जब ही ब्राइन ब्राइन हमारे पास क्या है NaCl प्लस H2, ये रहा हमारा ब्राइन। अब इसके थ्रू पास करवाई इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पे इसकी होगी आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पे क्या होगी आयोनाइजेशन, मतलब जो NaCl है वो ब्रेक हो जाएगा। NaCl कैसे ब्रेक होगा इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर, एज Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और जो वाटर है H2O कैसे ब्रेक होगा इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर, एज H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब क्या हुआ, आपके पास दो बन गए हैं केटायंस और दो ही आपके पास बन गए हैं एनायंस। जो चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि जो केटायंस है हमेशा किसकी तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ, और जो एनायंस है हमेशा किसकी तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ, क्योंकि कॉमन है ना। देखो पॉजिटिव चार्ज वाला जो है, जैसे ये Na पॉजिटिव है H पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज वाला आयन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। और पॉजिटिव चार्ज वाला आयन, ठीक है, जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, जिस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए बोला केटॉयंस कहाँ जाएंगे, कैथोड पर, एनोयंस कहाँ आएंगे, एनोड पर। अब इनमें रेस लगी हुई है, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में रेस लगी है, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में रेस लगी है। कहते देखते हैं कि पहले कौन पहुंचेगा, भागे भागे गए H पॉजिटिव भी और Na पॉजिटिव भी किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, लेकिन जीता कौन, H पॉजिटिव। इसी तरह से क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड भी भागे भागे गए, एनोयंस हैं किसकी तरफ भागे भागे गए, ये एनोड की तरफ। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज है, ठीक है, एनोयंस खुद नेगेटिव होते हैं, एनोड पॉजिटिव होती है। और जब इनमें रेस लगी सबसे पहले जीत कौन गया, Cl नेगेटिव। तो कैथोड पे क्या हुआ, जब H पॉजिटिव पहुंचा इसने अपने आप को डिस्चार्ज कर दिया, इसने क्या किया, डिस्चार्ज, अपना चार्ज खत्म कर दिया, H में कन्वर्ट होगा। अब H स्टेबल नहीं है, इसलिए दो H पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 में। क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 में, क्योंकि कैथोड पे हो रही है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोबारा समझ के देखो, एनोड और एनोयंस का रिश्ता, कैथोड और केटायंस का रिश्ता। कैथोड की तरफ भागे जाते हैं केटायंस, एनोड की तरफ भागे जाते हैं एनोयंस। जब रेस लगी इधर से H पॉजिटिव जीत गया, उधर से Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव केटॉयन है, कैथोड पर जाएगा, जाके अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, अपने चार्ज को खत्म करेगा, ठीक है। कैथोड पे हमेशा होती है रिडक्शन, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, अगर इसे पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है इसे इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H में कन्वर्ट होता है, क्योंकि H एज इट इज स्टेबल नहीं है। दो H पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके किस में कन्वर्ट हो गए, इनटू हाइड्रोजन गैस। और यही तो हमने बोला है दैट H2 गैस विल बी इवॉल्व्ड, कहां पर, कैथोड पर। मीनिंग समझ में आया ऐसा क्यों हुआ। अब एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे जाएगा एनोयन। कौन सा एनोयन, एट एनोड कौन पहुंच गया, Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव भी अपने आप को डिस्चार्ज करवाने की कोशिश करेगा, अपने नेगेटिव चार्ज को झाड़ने की कोशिश करेगा। अब नेगेटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज किया किसमें कन्वर्ट हो गया, Cl में। अब ये अपनी एटॉमिक फॉर्म में तो एग्जिस्ट करता नहीं है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2 फॉर्म में।
तो इसलिए 2 Cl नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, इनटू क्लोरीन गैस। और क्लोरीन गैस हमें कहाँ पे मिलेगी, एनोड पे। एनोड पे क्या मिला, क्लोरीन गैस। अब बच क्या गया, इधर से Na पॉजिटिव और इधर से OH नेगेटिव, इसलिए ये आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, NaOH, और हमें तीसरे आउटलेट से क्या मिल रहा है, NaOH। और यही हमने रिएक्शन लिखा था ना अभी, यही रिएक्शन लिखा था कि जो हमारा ब्राइन है, ब्राइन इज NaCl प्लस H2O, जब इसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू NaOH अलॉन्ग विद क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। क्लोरीन कहाँ पे मिलेगा हमें, एनोड पर, और हाइड्रोजन हमें कहाँ मिलेगा, कैथोड पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनके यूजेस, क्लोरीन को कैसे यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट्स में, ठीक है, डिसइंफेक्शन के लिए। स्विमिंग पूल्स को भी अगर हमें पूरा का पूरा जर्म फ्री करना हो, स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर में यूज करते हैं। पीवीसी की प्रोडक्शन, डिसइंफेक्टेंट, CFC, पेस्टिसाइड, सब में यूज होता है क्लोरीन। हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज करते हैं, ठीक है, मार्गरीन, इससे मार्गरीन की प्रोडक्शन में यूज होता है। अमोनिया बनता है फॉर फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज में हाइड्रोजन आता है। इसके अलावा हमारा आ गया NaOH, इट इज यूज एज अ डीग्रीजिंग मेटल। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, सोप्स बनाने में NaOH यूज होता है, पेपर मेकिंग में यूज होता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स में। मतलब ये जो आपको डायग्राम गिवन है ना NCERT में, ये इट सेल्फ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन बन गए, ठीक है, समझ में आया, नोट कर लो इसे, फिर हम लोग बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक पर। चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्म में है आपके पास, अदरवाइज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज CaOCl2, दैट इज Ca के लिए याद रखेंगे कैल्शियम, O से याद रखेंगे ऑक्सी, और Cl2 से क्लोराइड। तो इसका केमिकल नेम हो गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। जबकि ब्लीचिंग पाउडर खुद क्या है, कॉमन नेम, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आपके NCERT में गिवन है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मैं फिर से बोल रही हूँ, अदरवाइज इट्स कॉम्प्लेक्स। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कॉम्प्लेक्स चीज बनाती है, लेकिन आप ये याद रखिए इट इज CaOCl2। अब इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम। क्लोरीन यानी कि Cl2, इसका रिएक्शन किसके साथ, ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ, दैट इज स्लेक लाइम हमें पता है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, दैट इज CaOH होल ट्वाइस, मतलब एक Ca कैल्शियम के साथ कितने OH ग्रुप जुड़े हैं, 2। अब ये रिएक्ट होने पे हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, सो बेसिकली यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वाटर का लॉस होगा, यहाँ से H और OH ये मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर, दैट इज H2O। अब आपके पास बचा क्या, इधर से Ca बचा, फिर यहाँ से O बचा, और यहाँ से Cl2। तो जब भी आप क्लोरीन गैस को पास करवाओगे ओवर द ड्राई स्लेक लाइम, तभी आपको मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 along with water, that's H2O। ये बड़ा ही सिंपलेस्ट रिएक्शन है। Cl2 पास करवाएंगे किसके थ्रू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू, और हमें क्या मिलेगा, CaOCl2 along with water, it's easy। देन हमारे पास आ जाते हैं यूजेस। कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के लिए ये यूज होता है इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज हो गया। अब जो वुड पल्प है जैसे पेपर वगैरह, हमें पता है ना ये कैसे बनते हैं,
पेड़ लगता है उसका पूरा क्रश किया रहता है, वो तो डार्क टोन पे रहता है, ब्राउनिश टोन पे रहता है, लेकिन जो हमारे पेपर आते हैं जो हमारे कॉपीज में लगे तो वो तो एकदम वाइट वाइट होते हैं ना। तो वो कैसे होता है, क्योंकि जो वुड पल्प है उसे ब्लीच करना पड़ता है, तो उसकी ब्लीचिंग में यूज होता है। इसके अलावा इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। ठीक है, तो लॉन्ड्री में भी ब्लीच का इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना दाग वगैरह लग गए, वैनिश का इस्तेमाल करो, तो वैनिश क्या कर रहा है, बेसिकली ब्लीचिंग वहां पे कर रहा है, ब्लीच करना। ठीक है, देन इसके बाद इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है that it is used to make drinking water germ free, that it is used for sterilization of water। वाटर को जर्म फ्री करने के लिए, उसको स्टेरिलाइज करने के लिए भी जो ब्लीचिंग पाउडर है वो यूज होता है। Then comes next baking soda। Baking soda is one of the most important topic of this whole chapter। तो बेकिंग सोडा अगेन कॉमन नेम है किसका, फॉर्मूला याद रखेंगे NaHCO3। NaHCO3 दैट्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट इसे बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऐसे याद रख लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, BI बाय। इसके बाद इसका लैब प्रिपरेशन, इसे लैब में किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। जो हमारा यहाँ पे NaCl है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत सारे सॉल्ट्स की प्रिपरेशन में यूज होता है। जैसे अभी रिसेंटली हमने पढ़ा कि NaOH की प्रिपरेशन भी किससे हो रही है, NaCl से। इसी तरह से जो हमारा बेकिंग सोडा है दैट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड ओनली। सो बेसिकली रहता क्या है इसकी प्रिपरेशन में, लैब प्रिपरेशन में हम लोग ब्राइन लेंगे, दैट इज NaCl प्लस H2। डन। अब इसके थ्रू हमने पास करवानी है दो गैसेस। कौन कौन सी गैसेस पास करवाएंगे, एक अमोनिया NH3 और दूसरी हमारे पास रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। याद रखिए आपने ब्राइन लेना है, ब्राइन के थ्रू दो गैसेस पास करवाएंगे, एक अमोनिया और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, और रिजल्ट में आपको क्या मिलेंगे, रिजल्ट में आपको मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 along with अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब मैं इसको थोड़ा सा बच्चों को ब्रेक करके समझा देती हूँ क्या होता है। जैसे NaCl है, NaCl में आपके पास क्या है, एक Na का एटम है, एक Cl का, वाटर में 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का एटम, अमोनिया में 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। हमें जो चाहिए Na चाहिए, H चाहिए, और कार्बन के साथ हमें 3 ऑक्सीजन चाहिए, NaHCO3। याद रखने का तरीका, और बचा क्या, एक N 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन NH4 और साथ में एक Cl, और साथ में एक Cl। तो हमारे पास बन गया NH4Cl। दिस इज द बाई प्रोडक्ट विच इज नेम्ड एज अमोनियम क्लोराइड। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके यूजेस पर। तो यहाँ पे यूजेस जो है बेकिंग सोडा के, उनकी अपनी ही इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले जो बेकिंग सोडा है, इट इज कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ास। और ये हमारे CBSE एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि सोडियम का एक सॉल्ट जिससे कि हम लोग क्रिस्पी फ्रिटर्स, पकौड़े को बोलते हैं फ्रिटर, तो जिससे हम लोग क्रिस्पी फ्रिटर्स बना सकते हैं, उस सोडियम सॉल्ट का केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला बताइए। ठीक है, तो समझे, बेकिंग सोडा को हम लोग यूज कर रहे हैं क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए, इसका केमिकल नेम क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और फॉर्मूला NaHCO3। और साथ में पूछा गया इसको इसके अलावा और किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो और इसके यूजेस क्या हैं, that it is also
used to make breads, स्पॉन्जी ब्रेड्स हो गई, केक्स हो गए, वो भी बनाने में बड़ा ही इसका जो इस्तेमाल है वो होता है। यूजेस को आगे जाके पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले इसकी और एक अच्छी प्रॉपर्टी है जो हम लोग समझ लें। इट इज अ माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट। ये एक बेसिक सॉल्ट है, नॉन करोसिव है, ज्यादा स्किन के कांटेक्ट में आ गया तो उसे खराब नहीं करेगा। देन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब हमारे पास बेकिंग सोडा है जैसे NaHCO3, इसके मान लो हमारे पास 2 मोल्स हैं और हम लोग इसको हीट कर दे, जब हम लोग बेकिंग सोडा को हीट करेंगे ये डीकम्पोज होके हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बजाय देगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या रहता है, Na2CO3, साथ में बनाएगा ये CO2 एंड H2। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का ये साथ में प्रोडक्शन दे रहा है। अब क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, इसलिए इसे किसी भी डो में डाला जाता है। जब बात करें कि क्यों ये क्रिस्पी पकौड़ास बनाने में हेल्प करता है, ये कैसे फास्टर कुकिंग करा रहा है, तो क्या रहता है जब भी हम लोग कोई डो या बैटर है उसमें हम लोग इसको ऐड कर देते हैं बेकिंग सोडा को, जब वो हीट होगा, हीट होने पे क्या रिलीज होगी, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी जब वो डीकम्पोज करेगा। क्योंकि जब गैस रिलीज हो रही है तो गैस के रिलीज होने के कारण उसमें बड़ा स्पॉन्जीनेस और सॉफ्टनेस जो है वो पैदा हो जाती है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो थर्मल डीकम्पोजिशन है, मतलब जब हीट करने पे ये डीकम्पोज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इसके अलावा carbon dioxide produced during the reaction can cause bread or cake to rise and make them soft and spongy। वही जो बात मैंने आपको बताई है कि जो breads and cakes है वो बड़े ही soft and spongy हो जाते हैं। अब उस पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं जहां पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, वो डिफरेंस मैं आज आपको क्लियर करने वाली हूं। देखो, अभी हमने पढ़ा NaHCO3। NaHCO3 क्या है, बेकिंग सोडा। जब भी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे कोई माइल्ड एडिबल एसिड, खाने योग्य कोई एसिड, कोई ऑर्गेनिक एसिड, जैसे टार्टारिक एसिड हो गया, ठीक है, जो टार्टारिक एसिड हो गया, वो चाहे कोई भी माइल्ड सा हल्का सा एडिबल एसिड, ठीक है, हल्का सा नींबू डाल दिया तभी काम बन जाएगा, वो चीज है। बेकिंग सोडा में जब हम लोग डाल देते हैं एक माइल्ड एडिबल एसिड, तो ये जो मिक्सचर बना, इस मिक्सचर को बोला जाता है बेकिंग पाउडर। ये चीज आपने याद रखनी है कि जो बेकिंग सोडा है वो प्योरली NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन जब आप उसमें कोई हल्का सा एडिबल एसिड डाल देते हो तो इस पूरे मिक्सचर को बोला जाता है बेकिंग पाउडर। तो एक तरीके से बेकिंग पाउडर बनाने में भी क्या यूज हो रहा है, बेकिंग सोडा। अब होता क्या है, जब अभी हमने पढ़ा है ना दैट जो बेकिंग सोडा है इट इज बेसिक इन नेचर, इट इज हल्का सा बेसिक है ये नेचर में। अभी जब इसमें हम लोगों ने एसिड डाल दिया, एसिड से हम लोगों को पता है एसिड क्या रिलीज करता है, H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। तो जब हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको एक एसिड की प्रॉपर्टी से आप लोग समझ लो, अभी इसी चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट कभी भी एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तभी ये क्या प्रोवाइड करता है, सॉल्ट बनेगा, साथ में CO2 रिलीज होगी ही होगी, साथ में वाटर बनेगा ही बनेगा। वो चीज हो गई कि अब ये NaHCO3 ये सोडियम का बाइकार्बोनेट फॉर्म है, इसमें हमने एसिड ऐड कर दिया, वहां से H पॉजिटिव आया, तो जब भी हमने बेकिंग पाउडर बनाया, सोडा में एसिड ऐड करा, तभी यहाँ पे CO2 गैस जो है वो बनेगी अलॉन्ग विद वाटर, और साथ में बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, मतलब जो भी एसिड आप यूज कर रहे हो उसका सोडियम सॉल्ट बनेगा।
अब इसमें भी CO2 बन रहा है, इसका मतलब जो बेकिंग पाउडर है, क्योंकि इसमें भी CO2 बन रहा है, इसकी वजह से भी जो केक्स हो गए, जो ब्रेड्स हो गए, वो क्या हो जाते हैं, दे बिकम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। अब चाहे बेकिंग पाउडर है चाहे बेकिंग सोडा है, दोनों ही ब्रेड्स एंड केक्स या कुछ भी खाने में हम इसको डाल रहे हैं, बड़ा ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना देता है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो ये है कि कुकिंग के लिए आप लोग बेकिंग सोडा को प्रेफर करोगे या फिर बेकिंग पाउडर को प्रेफर करोगे? किसे प्रेफर करोगे, बेकिंग सोडा को या बेकिंग पाउडर को? आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग किसे प्रेफर करोगे, बेकिंग सोडा को या बेकिंग पाउडर को, और विद रीजन बताना कि क्यों हम बेकिंग सोडा को प्रेफर करेंगे या फिर क्यों हम लोग बेकिंग पाउडर को प्रेफर करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट CBSE क्वेश्चन है, चलो इसको डिस्कशन में लेके आओ, कॉमेंट्स में सभी डिस्कस करो आपस में, किसे हम लोग यूज करेंगे, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, फिर मैं बताऊंगी कि किसे यूज करेंगे। डन। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास अदर यूजेस ऑफ बेकिंग पाउडर क्या है, इससे एंटासिड बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट कि हमने पढ़ा जो NaHCO3 है, दैट्स आर बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हो गया या बेकिंग सोडा, दोनों के लिए पॉसिबल है। बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर दोनों को ही हम लोग एंटासिड की तरह यूज कर सकते हैं। क्यों? हमने पढ़ा दैट इट इज अ नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट। अब एंटासिड क्या होते हैं? एंटा मतलब जो खत्म करे, एंटासिड जो एक्सेस एसिड को खत्म करे। जब भी हम लोग ओवर ईटिंग की वजह से, मतलब पेट में दर्द हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, चाहे ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो हमें लगता है कि हमें एक एंटासिड की जरूरत है। जैसे आप लोग इनो यूज करते हो, वो एक एंटासिड है, ठीक है। तो एंटासिड की तरह ये वर्क करता है। क्यों? क्योंकि ये पेट में पैदा हुए एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, बिकॉज इट इज बेसिक बाय नेचर। एसिडिटी क्यों हो रही है? स्टमक में एसिड बढ़ने से। एसिडिटी को खत्म करना है तो एसिड को खत्म करना पड़ेगा। एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? बेस, एंड इट इज अ बेस, इसलिए ये यूज होता है इन एंटासिड। अब क्वेश्चन आ जाता है कि एंटासिड किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? दे वर्क ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इट इज ऑल्सो यूज एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में यूज होते हैं। अब वही जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि जब भी हमारे पास कोई एसिड और मेटल बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट आपस में रिएक्ट करते हैं तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जरूर रिलीज होती है। अब ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह वर्क करेगा ना। अब देखो, हमने पढ़ा है बड़ी ही छोटी क्लासेस से दैट ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। ऑक्सीजन की वजह से जो आग है कहीं पर वो बढ़ सकती है। अब अगर हमें फायर को कट ऑफ करना है तो ऑक्सीजन की सप्लाई को तो कट करना ही होगा। अब उसे कैसे कट किया जा सकता है? बाय मेकिंग यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ सोडा क्यों बोला है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे Na जो है यूज हो रहा है मेन सॉल्ट में। सोडा एसिड की जो हमारा बाइकार्बोनेट है NaHCO3, यहाँ पे सोडियम यूज हो रहा है ना, तो इसे दर्शाने के लिए सोडा वर्ड। एसिड, मान लो हमने इसमें ऐड कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनाएगा? सोडियम सल्फेट Na2SO4 along with CO2 and H2O। और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, दैट इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया? नेक्स्ट आ जाओ, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O, याद रखना। वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O। इसके साथ 10H2O जरूर लगाना है। ये जो डॉट डाल के हम लोगों ने वाटर मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, इन्हें क्या कहते हैं? व्हाट आर दीज कॉल्ड एज?
कमेंट में बताओ, और आंसर आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिलेगा। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला Na2CO3। अब इसका केमिकल नेम क्या है? Na से याद रखेंगे, Na से क्या याद रखेंगे? सोडियम, CO3 कार्बोनेट, Na2CO3 से सोडियम कार्बोनेट। और ये जो 10 लगाया है, 10 के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे डेका। 10 के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? डेका। और H2O के लिए वर्ड यूज करेंगे हाइड्रेट। तो इसका पूरा नाम क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। दिस इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। Now how is it prepared in the lab? वॉशिंग सोडा किस तरह से लैब में प्रिपेयर होता है? लैब प्रिपरेशन के लिए यूज होती है सॉल्वे प्रोसेस। क्या प्रोसेस यूज होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा? सॉल्वे प्रोसेस। 3 स्टेप का है यहाँ पे प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ NaHCO3। वॉशिंग सोडा हमारा क्या है? Na2CO3.10H2O। और ये ऐसे ही नहीं बन जाता, सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बनने के बाद हम लोग वॉशिंग सोडा बना सकते हैं, वैसे नहीं। तो जो अभी हमने पढ़ा है इन द प्रेपरेशन ऑफ द बेकिंग सोडा, सेम प्रोसेस फॉलो होगा। दैट यू विल टेक ब्राइन NaCl प्लस H2O, और इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 2 गैसेस को पास करवाएंगे। कौन कौन सी 2 गैसेस पास करवाएंगे? यस, NH3 एंड CO2। रिजल्ट में हम लोगों को क्या मिलेगा? मैंने आपको बताया था दैट व्हाट यू विल गेट इन द रिजल्ट। रिजल्ट में आपको मिलेगा NaHCO3 along with NH4Cl। यही स्टेप हम लोगों ने कैरी किया था। अब इसके बाद आ गया इसका दूसरा स्टेप। सेकेंड स्टेप इज द डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन ऑफ NaHCO3। फिर इसको डीकम्पोज करवाएंगे। वो रिएक्शन में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। क्या था? इफ वी हैव 2 moles ऑफ NaHCO3, और अगर हम लोग इसको हीट करेंगे तो ये डीकम्पोज हो जाएगा इनटू Na2CO3, और साथ में क्या बनेगा? H2O एंड CO2। दोनों ही रिएक्शंस हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब तीसरा स्टेप है इसका क्रिस्टलाइजेशन। इस स्टेप से हम लोगों को हमारा वॉशिंग सोडा है जो मिलता है। यू हैव दैट सोडियम कार्बोनेट जो चाहिए, Na2CO3। इसमें हम लोगों ने वाटर ऐड करके इसको क्रिस्टलाइज होने रख देना है, और क्रिस्टलाइज होकर ये वाटर मॉलिक्यूल्स लूजली इसके साथ अटैच हो जाएंगे, मेकिंग Na2CO3.10H2O। ये जो 10H2O है, दीज आर लूजली अटैच्ड water molecules. These are loosely attached water molecules known as what? अभी मैंने देखो हिंट दे दिया जो तुमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था। known as what? बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। आंसर तो लास्ट में मिल ही जाएगा। तो समझ आया? 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहले स्टेप में हम लोग NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे, फिर बाइकार्बोनेट को हीट करके कार्बोनेट बनाएंगे, फिर उसमें वाटर डाल के उसको क्रिस्टलाइज होने रख देंगे, और क्या बन जाएगा हमारे पास? वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3.10H2O। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास वॉशिंग सोडा के यूजेस आ गए। सबसे पहले तो ये यूज होता है इनटू ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। फिर बोरेक्स एक केमिकल कंपाउंड है सोडियम का, वो इससे बनता है। ऑब्वियसली वॉशिंग सोडा है तो क्लीनिंग के लिए तो यूज होगा ही। अब ये इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम्स में आता है, दैट इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर।
ये हार्डनेस को परमानेंटली रिमूव करने में हेल्प करता है। दिस इज द सीबीएसई क्वेश्चन कि बताओ सोडियम का ऐसा कौन सा सॉल्ट है दैट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। सो द आंसर इज washing soda. Chemical formula is Na2CO3.10H2 and the chemical name is sodium carbonate decahydrate. अब हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है पता है? व्हाट इज हार्ड वाटर? हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब हार्ड वाटर का मतलब जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा हो, तो ये उनके साथ रिएक्ट करके उसकी इम्प्योरिटी को खत्म कर सकता है, उसकी हार्डनेस को खत्म कर सकता है। सो दैट वाज अबाउट द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। यूजेस भी आते हैं एग्जाम में, तुम लोग छोड़ के चले जाते हो। देन कम्स आर प्लास्टर ऑफ पेरिस। हर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि पीओपी वही पीओपी है जो हमारे घरों में होती है या नहीं, इसीलिए मैंने पूरा का पूरा थैला ही लाके यहाँ लगा दिया कि भैया यही है पीओपी, वही पीओपी जो हमारे घरों में यूज होती है, ठीक है, वही पीओपी है ये। और समझदारी देखो, बताती हूँ यहाँ पे एक चीज तुम्हें। सबसे पहले ये फॉर्मूला बता दो, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। ये देखो डॉट डाल के वाटर मॉलिक्यूल्स फिर से आ गए। तुम्हारा कमेंट मुझे अभी तक मिला नहीं कि क्या है ये डॉट डाल के वाटर मॉलिक्यूल्स, नाम बताओ। मीनिंग तो बता दिया मैंने, लूजली अटैच वाटर मॉलिक्यूल्स, पर होते क्या है, नाम क्या है वो बोलो। नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस, याद रखना यहाँ कैल्शियम सल्फेट है। इतनी कॉमन मिस्टेक करते हैं ना बच्चे, जैसे मुंह पे चढ़ा नहीं होता CuSO4 होता है और वहां पे पूछा पीओपी का फॉर्मूला होता है और बच्चे लिख के आते हैं CuSO4.12H2O। देखो मुझे पता ना फॉर्मूला गलत है, पहले ही क्रॉस बच गया, गलत है ये। तुम लोग बोलोगे यू ही तो डाला था, ए कर देते, नंबर तो दे देते, नहीं मिलेंगे भाई। Cu स्टैंड्स फॉर कॉपर, Ca स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, कैसे नंबर मिलेंगे? तो ये तो है कैल्शियम सल्फेट, तुम कॉपर सल्फेट लिखकर फॉर्मूला लिखोगे तो नंबर नहीं मिलने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो गलती नहीं करनी है, ये कैल्शियम का सॉल्ट है, ठीक है। केमिकल नेम इसका क्या बना? कैल्शियम सल्फेट, Ca कैल्शियम, SO4 सल्फेट। अब जैसे मैथ्स में तुम लोग करते हो ना, जो पूरा का पूरा होता है स्फीयर, स्फीयर का हाफ क्या होता है? हेमीस्फीयर। तो दैट हेमी वर्ड इज यूज्ड फॉर हाफ। अब यहाँ पे हाफ लगा है तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग हेमी, और H2O के लिए क्या लगाएंगे? हाइड्रेट। अब समझदारी देखो, यहाँ पे ऑलरेडी हेमीहाइड्रेट जो है लिखा रहता है, कंपनी भी बताती है कि हेमीहाइड्रेट है, इनटू द हाफ H2O फॉर्म। क्यों स्पेसिफिकली लिखा है, अब उसका मीनिंग भी तुम लोगों को पता चल जाएगा। अभी देखते हैं कि इसका प्रेपरेशन जो है वो किस तरह से किया जाता है लैब की बजाय। ये तो है इसका इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन कि कैसे यूज करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन हीटिंग जिप्सम। अब ये जिप्सम क्या है बताते हैं। जिप्सम को हीट करेंगे 373 केल्विन पे। दिस टेम्परेचर वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इट, ये इंपॉर्टेंट है। जिप्सम को हीट करेंगे 373 केल्विन पे, ये अपने कुछ वाटर कंटेंट को लूज करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। अब ये जिप्सम क्या है? जिप्सम इसी का बड़ा भाई मान लो, इट इज CaSO4.2H2O। वो हाफ H2O है ना POP, ये 2H2O है। मतलब जब हम लोग इसको हीट करेंगे 373 केल्विन पे, ये 1.5 वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देगा और कन्वर्ट होगा CaSO4.12H2O में, विच इज POP। साथ में बना 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वही बोल रहा है ना कि कुछ वाटर का कंटेंट लूज करा, कितना कंटेंट लूज किया? 1.5 मॉलिक्यूल। तो इस तरह से जिप्सम किसमें कन्वर्ट हो गया? POP में। लिखा है ना जिप्सम बिल्डिंग प्लास्टर, जिप्सम बनाने वाला हेमीहाइड्रेट है। तो मतलब इस तरह की कुछ टेक्निकल टर्म्स जो है लिखी रहती हैं। यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब अगर हम लोग इसके यूजेस की बात करें, यूजेस की बात करेंगे तो डॉक्टर्स जो प्लास्टर है वो इसकी हेल्प से लगाते हैं। देखते हैं ना कि कोई हड्डी वगैरह टूट जाए, है ना,
फ्रैक्चर हो गया तो एक बड़ा सा ऐसे पूरा का पूरा फ्रैक्चर पे बंधा रहता है प्लास्टर, दैट मेनली कंटेन्स दिस थिंग। ठीक है, तो डॉक्टर्स यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजीशन। देन है क्या ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक वाइट पाउडर है, और जब भी हम लोग इसे वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये जिप्सम में बदल जाता है दोबारा से एक सॉलिड हार्ड मास देते हुए। तो मतलब रिवर्सिबल काइंड रिएक्शन है। रिवर्सिबल इज लाइक कि अगर हमारे पास जिप्सम है CaSO4.2H2, हम लोग उसे हीट करेंगे तो ये बनाएगा CaSO4.12H2O प्लस 1.5H2। अब इसका ऑपोजिट अगर किया जाए, जो यहाँ पे मेंशन्ड है कि जो POP है दैट इज CaSO4.12H2O, ये POP है, POP में पानी मिला दो तो ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में। और ऐसा ही तो होता है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे घरों में हम लोग डेकोरेशन का काम करवाते हैं तो ऐसा ही थैला लेकर वो आएंगे, इसमें व्हाइट कलर का एक पाउडर निकलता है, उसे पानी में मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद उसको जो भी आकार देना है वो देते हैं और थोड़ा टाइम रुकते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, या जितने टाइम में वो सेट हो जाता है, 3-4 मिनट में वैसे वो सेट हो जाता है, तो वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो गया, इनटू अ सॉलिड हार्ड मास अगेन, दैट इज जिप्सम। ठीक है, और यही कारण है कि जो POP है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इट इज यूज्ड टू मेक टॉयज, इससे टॉयज भी बनते हैं, स्टैचूज भी बनते हैं। यही कारण है कि जब हम लोग POP में पानी को मिक्स करके उसे कोई भी आकार देना चाहेंगे, जिस भी आकार में उसको ढालना चाहेंगे वो ढलेगा। ठीक है, ढलेगा, ठीक है, ढलने के बाद 3-4 मिनट में वो सेटल हो जाएगा और जो भी उसको शेप देनी होती है उसे फाइनली वो मिल जाती है। नेक्स्ट आ गया आंसर जो मैंने तुम्हें पूछा था पहले कि जो डॉट डाल के H2O लिख रहे हैं उसका नाम क्या है, क्या बोलते हैं उसे, तो उसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट POP का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, POP का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.12H2O, हाफ उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जिप्सम में है .2H2O, 2 उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वॉशिंग सोडा का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। इसी तरह से एक एक्टिविटी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दैट इज रिगार्डिंग द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दैट इज CuSO4.5H2O, ये कंप्लीट फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट का, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का, और इसका कलर क्या रहता है, ब्लू। सो बेसिकली ये एक्टिविटी हमें बता रही है जब आप इसको हीट करोगे, हीट करने पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू CuSO4, और इसके 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, और जब इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इससे अलग हो गया तब इसका ब्लू कलर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट में। ठीक है, ये लिखा है कि टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने कॉपर सल्फेट को हीट किया तो ब्लू कलर से क्या हो गया, व्हाइट। अगर आप इसके ऊपर से दोबारा से वाटर डाल दोगे तो ये व्हाइट कलर दोबारा से क्या हो जाएगा, ब्लू, क्योंकि फिर से वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच हो जाएंगे। एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैंने इस चैप्टर की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, इवन फर्स्ट चैप्टर की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनकी भी वीडियोस बना रखी हैं। सारी एक्टिविटी एक्सप्लेन चैप्टर 1 की, सारी एक्टिविटी एक्सप्लेन चैप्टर 2 की, उसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे भी आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। चाहते क्या हो, नंबर अच्छे लाने हैं तो वीडियो देखना ही पड़ेगा, तो उसको देख लेना, मैं रेकमेंड कर रही हूँ। बहुत अच्छे वीडियोस हैं, बहुत अच्छा कंटेंट जो है चैनल पे पड़ा हुआ है, और आने वाले टाइम में भी ऐसा जो कंटेंट है वो आता ही रहेगा, रुकने वाला नहीं है। क्योंकि कंटेंट रुकने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ नया जो है वो आता ही रहेगा। जैसे आज आया है इतना अच्छा वीडियो, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि न्यू वीडियो आ गया? उसके लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और प्रेस करना होगा बेल आइकन, सो दैट जैसे ही वीडियो आए आप मिस ना करो, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए इसी तरह से पढ़ते रहिए, रिवाइज कीजिए, अच्छे मार्क्स लीजिए। अभी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।